नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। बच्चों में स्क्रीन टाइम में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने स्टार्टअप्स के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस चार्टर जारी किया। वित्तीय आसूचना इकाई FIU ने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी चेतावनी संकेतक अधिसूचित किए। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की फ्रांस की आधिकारिक यात्रा। संयुक्त राष्ट्र ने क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स पर पैनल का गठन किया। तमिलनाडु शिक्षा विभाग ने कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी शारीरिक दंड के उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। बच्चों में स्क्रीन टाइम में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम प्रतिदिन 2 घंटे से अधिक है। आपको बता दें कि स्क्रीन टाइम से आशय इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडिया डिवाइस पर समय बिताने से है। आइए खबर की शुरुआत में बच्चों में स्क्रीन टाइम बढ़ने के कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। पहला है रोल मॉडलिंग। बच्चे आमतौर पर अपने माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों और अपने सहपाठियों की नकल करते हैं। अगला है शैक्षिक या मनोरंजन उद्देश्य। कोविड-19 महामारी की वजह से मोबाइल फोन के उपयोग की त्वरित और व्यापक स्वीकृति मिली है। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद बाहरी गतिविधियां कम हो गई है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल गैजेट्स के उपयोग का चलन बढ़ा है। माता पिता का कामकाजी होना। माता पिता अपनी अनुपस्थिति में आमतौर पर सुरक्षा जैसी चिंताओं और अन्य उद्देश्यों के लिए बच्चों को मोबाइल फोन प्रदान करते हैं। और अंत में डिजिटल डिवाइस और इंटरनेट की पहुंच में वृद्धि। हालिया दिनों में स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर और अन्य डिजिटल डिवाइसेस तथा इंटरनेट सेवाएं देश के हर कोने में पहुंच चुकी हैं। स्क्रीन टाइम बढ़ने से जुड़ी चिंताओं की बात करें तो पहला है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं। स्क्रीन पर अधिक समय बिताने से चिंता, अवसाद, नींद नहीं आना जैसी कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बिना शारीरिक गतिविधि वाली जीवन शैली से मोटापे जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। उसके अलावा सोचने विचारने की क्षमता और सामाजिक कौशल। अधिक स्क्रीन टाइम से सोचने विचारने, सामाजिक और भावनात्मक कौशल के विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अंत में साइबर बुलिंग और बाल दुर्व्यवहार। अधिक स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों के साथ बुलिंग और दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ रही हैं। विशेष रूप से लड़कियों को इनसे अधिक खतरा है। इस दिशा में आगे की राह की बात करें तो शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाना चाहिए, साथ ही जागरूकता बढ़ाकर स्क्रीन पर समय देने को सीमित करना चाहिए आदि। खबर के अंत में स्क्रीन टाइम से जुड़ी चिंताओं से निपटने के लिए शुरू की गई पहलों के बारे में जान लेते हैं। वैश्विक पहल। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधि, गतिहीन जीवन शैली और नींद पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। भारतीय पहल। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने मनोदर्पण पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक हित के लिए छात्रों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम यानी CCPWC योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य बच्चों के लिए सुरक्षित ऑनलाइन परिवेश सुनिश्चित करना है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII ने स्टार्टअप्स के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस चार्टर जारी किया। आपको बता दें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मूल्य आधारित सिद्धांतों और उपायों का एक गतिशील सेट है। ये सिद्धांत और उपाय किसी संगठन के विकास को सही दिशा में ले जाने में सहायक सिद्ध होते हैं। ये गवर्नेंस पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाबदेही जैसे सिद्धांतों पर आधारित होता है। हालिया वर्षों में भारत के कई हाई प्रोफाइल स्टार्टअप्स में गवर्नेंस की विफलता के कारण इनमें शेयर धारकों के वैल्यू में व्यापक गिरावट दर्ज की गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह चार्टर जारी किया गया है। ऐसे स्टार्टअप्स के कुछ उदाहरण हैं भारत पे, गो मैकेनिक आदि। चलिए इस चार्टर की मुख्य विशेषताएं जानते हैं। इसके उद्देश्य की बात करें तो यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत स्थापित स्टार्टअप्स के लिए एक सेल्फ गवर्निंग कोड के रूप में काम करेगा। ये स्टार्टअप्स को मूल्य वर्धन एवं स्थिरता, विकास, लचीलापन व प्रतिस्पर्धात्मकता तथा दीर्घकालिक सफलता हासिल करने में मदद करेगा।
स्टार्टअप्स के अलग अलग चरणों के लिए दिशा निर्देश की बात करें तो इनमें इंस्पेक्शन स्टेज, प्रोग्रेशन स्टेज, ग्रोथ स्टेज और गोइंग पब्लिक स्टेज शामिल है। उदाहरण के लिए ये प्रोग्रेशन स्टेज में बोर्ड के सदस्यों, निदेशकों आदि की भूमिका एवं जिम्मेदारियों की स्पष्ट परिभाषा प्रदान करता है। और आखिरी है ऑनलाइन सेल्फ इवैल्यूएशन गवर्नेंस स्कोर कार्ड। इसका स्टार्टअप्स की वर्तमान गवर्नेंस स्थिति और समय के साथ गवर्नेंस संबंधी सुधारों को मापने के लिए उपयोग किया जा सकता है। खबर के अंत में भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित मुख्य कानूनी प्रावधान जानते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 तथा समय समय पर जारी किए गए कंपनी नियम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। साथ ही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI सूचीबद्ध कंपनियों के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर नजर रखता है। इसके अलावा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने भी नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्थापना की है। चलिए अब बात करते हैं हमारी आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। वित्तीय आसूचना इकाई यानी FIU ने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी चेतावनी संकेतक अधिसूचित किए। FIU ने पूंजी बाजार, बीमा कंपनियों, ऑनलाइन भुगतान गेटवे मध्यवर्तियों और क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं के लिए मनी लॉन्ड्रिंग रोधी चेतावनी संकेतकों का नया सेट जारी किया है। इस कदम का उद्देश्य बाजार अवसंरचना संस्थानों में नए जोखिमों को दूर करना है। गौरतलब है कि ये चेतावनी संकेतक धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत जारी किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि PMLA 2002 के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त आय से जुड़ी प्रक्रियाएं या गतिविधियां शामिल हैं। इन गतिविधियों में धन को छिपाना, अपने पास रखना, उसे प्राप्त करना या उपयोग करना तथा उसे वैध स्रोतों से प्राप्त संपत्ति के रूप में दिखाना या उस पर दावा करना शामिल है। आइए मुख्य चेतावनी संकेतकों पर एक नजर डालते हैं। स्टॉक एक्सचेंजों को स्टॉक ब्रोकर्स द्वारा ग्राहकों के धन के दुरुपयोग के संदिग्ध मामलों पर नजर रखना अनिवार्य किया गया है। साथ ही उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकवाद के वित्त पोषण से संबंधित गंभीर विसंगतियों के मामलों का विश्लेषण करने का कार्य भी सौंपा गया है। आपको बता दें कि इनमें वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी VDA या क्रिप्टो करेंसी सेवा प्रदाताओं के लिए चेतावनी संकेतक भी शामिल हैं। इनमें FIU में पंजीकरण कराने से लेकर ट्रैवल रूल के कार्यान्वयन के लिए उचित सावधानी बरतने जैसे निर्देश शामिल हैं। ट्रैवल रूल के तहत व्यवसायियों को लेन देन में शामिल भागीदारों के पर्सनल डेटा को एकत्र करना और एजेंसी के साथ साझा करना होता है। गौरतलब है कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF ने 2019 में क्रिप्टो कंपनियों को भी ट्रैवल रूल के दायरे में ला दिया था। इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के मामले में नए दिशा निर्देश गंभीर कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की पहचान करने के लिए FIU को संदिग्ध लेन देन की समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करेंगे। वित्तीय आसूचना इकाई भारत यानी FIU IND के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। यह एक स्वतंत्र निकाय है। यह केंद्रीय वित्त मंत्री के अध्यक्षता वाली आर्थिक आसूचना परिषद यानी EIC को सीधे रिपोर्ट करती है। इसके कार्य की बात करें तो यह इकाई संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, प्रोसेस करने, विश्लेषण करने और प्रसार के लिए केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ वैश्विक प्रयासों को आगे बढ़ाने में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खुफिया जांच तथा प्रवर्तन एजेंसियों के प्रयासों के समन्वय व मजबूती के लिए भी जिम्मेदार है। चलिए अब खबर के अंत में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने के लिए अन्य उपायों के बारे में जान लेते हैं। विशिष्ट एजेंसियां, प्रवर्तन निदेशालय ED, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI आदि। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, भारत वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF तथा मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए यूरेशियन ग्रुप का सदस्य है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS ने फ्रांस की आधिकारिक यात्रा की। आपको बता दें, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की यात्रा का उद्देश्य भारत व फ्रांस के बीच मजबूत रक्षा संबंधों को और सशक्त बनाना है। गौरतलब है कि विगत कुछ वर्षों में दोनों देशों के रक्षा संबंधों में काफी प्रगति दर्ज की गई है। चलिए सबसे पहले भारत और फ्रांस के रक्षा संबंधों के बारे में जानते हैं।
पहला है भारत का रक्षा आधुनिकीकरण। फ्रांस प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, संयुक्त उद्यम की स्थापना, अत्याधुनिक प्रणालियों की आपूर्ति आदि के माध्यम से भारत के रक्षा आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके उदाहरण हैं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, राफेल विमानों की आपूर्ति पर समझौता आदि। भारत फ्रांस रक्षा औद्योगिक रोड मैप तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य सैन्य हार्डवेयर के सह डिजाइन और सह विकास पर भविष्य में सहयोग करना है। दूसरा है अंतरिक्ष सहयोग। भारत और फ्रांस के बीच जून 2023 में रणनीतिक अंतरिक्ष संवाद आरंभ हुआ था। इस कदम का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र संबंधी सहयोग के सभी पहलुओं पर रणनीतिक मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करना है। तीसरा है हिंद प्रशांत। दोनों देश 2018 में हिंद महासागर क्षेत्र में भारत फ्रांस सहयोग के संयुक्त रणनीतिक दृष्टिकोण पर सहमत हुए थे। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत त्रिकोणीय विकास सहयोग कोष की स्थापना करना है। और अगला है आतंकवाद रोधी। इसके लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSD और फ्रांस के GIGN यानी ग्रुप डी इंटरवेंशन डे ला जेंडरमेरी नेशनल के बीच एजेंसी स्तर पर सहयोग किया जा रहा है। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक कन्वेंशन यानी CCIT अपनाने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया है। और आखिरी है संयुक्त रक्षा अभ्यास। दोनों देश समय समय पर वरुण यानी नौसेना, गरुड़ यानी वायुसेना और शक्ति यानी थल सेना नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करते हैं। चलिए अब भारत और फ्रांस संबंधों के अन्य पहलू भी जान लेते हैं। पहला है विकासात्मक सहयोग। दोनों देश स्मार्ट सिटीज के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर भारत फ्रांस सहयोग। दूसरा है जलवायु परिवर्तन। भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में सौर ऊर्जा उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना है। तीसरा है वैश्विक गवर्नेंस। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है ताकि UNSC को वर्तमान विश्व के अनुरूप बनाया जा सके और प्रभावी बहुपक्षवाद को बढ़ावा मिल सके। आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। संयुक्त राष्ट्र ने क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स पर पैनल का गठन किया है। यह पैनल एनर्जी ट्रांजिशन के लिए ग्लोबल कॉमन्स और स्वैच्छिक सिद्धांतों का एक सेट विकसित करेगा। इसके लिए यह संपूर्ण क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स मूल्य श्रृंखला से जुड़े सभी हितधारकों को एक साथ लाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पैनल समानता, पारदर्शिता, निवेश, संधारणीयता और मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों का समाधान करेगा। इस पैनल में यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कोलंबिया, भारत सहित सरकारी और अंतर सरकारी हितधारक शामिल हैं। क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स वर्तमान की कई तेजी से बढ़ती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में आवश्यक घटक है। उदाहरण के लिए ये खनिज विंड टरबाइन और सोलर पैनल से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक में प्रयुक्त होते हैं। इन खनिजों में तांबा, लिथियम, निकल, कोबाल्ट आदि शामिल हैं। चलिए अब क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल से संबंधित चुनौतियों के बारे में समझ लेते हैं। भौगोलिक भंडार में असमानता। कुछ देशों के पास ही इनके बड़े भंडार मौजूद हैं। इससे भू राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं बढ़ सकती हैं। उदाहरण के लिए लिथियम ट्रायंगल, इसमें अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया शामिल हैं। अगली चुनौती है असंधारणीय खनन और प्रसंस्करण। इससे जल प्रदूषण, पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान, मानवाधिकार संबंधी मुद्दे आदि उत्पन्न हो सकते हैं। और अंत में क्रिटिकल मिनरल्स की बढ़ती मांग उसकी आपूर्ति की तुलना में कम है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2030 तक क्रिटिकल मिनरल्स की मांग 3.5 गुना तक बढ़ सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्लोबल कॉमन्स वे क्षेत्र हैं जो किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, लेकिन उन तक सभी देशों की पहुंच है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में 4 ग्लोबल कॉमन्स की पहचान की गई है: खुला समुद्र, वायुमंडल, अंटार्कटिका और बाह्य अंतरिक्ष। आइए अब खबर के अंत में क्रिटिकल मिनरल से संबंधित प्रमुख पहलों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। वैश्विक पहलों की बात करें तो क्रिटिकल मिनरल्स आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए खनिज सुरक्षा साझेदारी यानी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप MSP शुरू की गई है। भारत भी इसका हिस्सा है। इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल्स मैपिंग पहल आरंभ की गई है। साथ ही UN फ्रेमवर्क ऑन जस्ट ट्रांजिशन फॉर क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन
मिनरल्स के 2024 के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है। भारत द्वारा शुरू की गई पहलों की बात करें तो देश में आत्मनिर्भरता के लिए 30 क्रिटिकल मिनरल्स की पहचान की गई है। इसके अलावा लिथियम और कोबाल्ट आपूर्ति के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ तथा लिथियम के लिए अर्जेंटीना के साथ साझेदारी की गई है। साथ ही दुर्लभ और सामरिक प्रकृति की विदेशी खनिज संपदाओं की पहचान, प्राप्ति, प्रसंस्करण एवं वाणिज्यिक उपयोग के लिए खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी KABIL की स्थापना की गई है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। तमिलनाडु शिक्षा विभाग ने कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी शारीरिक दंड के उन्मूलन GECP के लिए दिशा निर्देश जारी किए। GECP का उद्देश्य छात्रों के शारीरिक और मानसिक सेहत की रक्षा करना है तथा स्कूलों में अनुशासन के नाम पर छात्रों के किसी भी प्रकार के उत्पीड़न को रोकना है। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी UNCRC के अनुसार कॉर्पोरल पनिशमेंट कोई भी ऐसा दंड है जिसमें शारीरिक बल का उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य स्कूल में अनुशासन स्थापित करने या होमवर्क नहीं करने की स्थिति में बच्चों को दर्द या पीड़ा देने हेतु हल्की सजा देना है, जैसे डंडे से मारना, लात मारना आदि। चलिए सबसे पहले कॉर्पोरल पनिशमेंट से जुड़े नैतिक मुद्दे जानते हैं। पहला है शारीरिक और मानसिक नुकसान। इसमें बच्चों को सजा देने से शारीरिक जख्म, घबराहट, आत्मसम्मान में कमी तथा कई अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। दूसरा है हिंसा को बढ़ावा मिलना। कई लोग संघर्षों को सुलझाने या अपना अधिकार जताने के लिए हिंसा को एक स्वीकार्य जरिया मानते हैं। इससे समाज में हिंसा को सामान्य घटना मानने और उसे जारी रखने की सोच को बढ़ावा मिलता है। तीसरा है भेदभाव और अनुपातहीन प्रभाव। कई मामलों में कॉर्पोरल पनिशमेंट देने में जेंडर, जाति या सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे पूर्वाग्रह देखे जाते हैं। कई बार सामान्य गलती के लिए भी अधिक सजा दे दी जाती है। चौथा है अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रभावी उपायों का ना होना। कॉर्पोरल पनिशमेंट से बच्चों में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन या नैतिक विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है। इसके बदले बच्चे डरपोक हो जाते हैं और दंड से बचने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। और आखिरी है शिक्षा पर प्रभाव। इसकी वजह से अधिक बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ सकते हैं। साथ ही कक्षाओं में भय का माहौल पैदा होने से बच्चों की सीखने की क्षमता प्रभावित हो सकती है आदि। चलिए खबर के अंत में भारत में कॉर्पोरल पनिशमेंट के विनियमन हेतु किए गए उपाय जान लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 39 यह अनुच्छेद राज्य को बालकों और अल्पायु युवाओं की शोषण से तथा नैतिक एवं आर्थिक परित्याग से रक्षा करने का निर्देश देता है। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यानी RTE अधिनियम 2009। इस अधिनियम की धारा 17 बच्चों के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न पर रोक लगाती है तथा इसे दंडनीय अपराध बनाती है। कॉर्पोरल पनिशमेंट को समाप्त करने के लिए NCPCR के दिशा निर्देश यह बच्चों के साथ सकारात्मक संवाद स्थापित करने के साथ साथ कॉर्पोरल पनिशमेंट से जुड़ी चिंताओं का समाधान करने के लिए प्रभावी उपचारात्मक उपायों हेतु दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसमें हर स्कूल में कॉर्पोरल पनिशमेंट निगरानी कक्ष स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। चलिए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं श्रीनिवास रामानुजन। आपको बता दें देशवासियों ने महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया। चलिए सबसे पहले श्रीनिवास रामानुजन के बारे में जानते हैं। उनका जन्म इरोड तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने गणित सीखने के लिए कोई औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। उनकी अधिकांश गणितीय खोजें उनके अंतर्ज्ञान पर आधारित थीं। उनके प्रमुख योगदान की बात करें तो उन्होंने सम्मिश्र विश्लेषण, अनंत श्रेणी, वितत भिन्न, संख्या सिद्धांत, खेल सिद्धांत जैसी कई गणितीय अवधारणाओं में अमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने हार्डी-रामानुजन संख्या अर्थात 1729 की खोज की थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये सबसे छोटी संख्या है जिसे दो अलग अलग तरीकों से दो घनों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उनके जन्म दिवस यानी 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम श्रीनिवास रामानुजन जी से विज्ञानवाद, दृढ़ता, समर्पण, जिज्ञासा जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब रुख करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री ने आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICDRI के 6ठे संस्करण को संबोधित किया। आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन के वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को ICDRI कहा जाता है। फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में स्थित विवादित सेकेंड थॉमस शोल पर समझौता होने के चीनी दावे का खंडन किया है। दक्षिण चीन सागर पश्चिमी प्रशांत महासागर का हिस्सा है।
लोकसभा आम चुनाव के लिए कई राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI ने ईशान यानी इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट पहल पर काम शुरू कर दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकारियों ने साल्मोनेला संदूषण के कारण एक भारतीय कंपनी के आयातित कुछ मसाला उत्पादों को अस्वीकार कर दिया है। विश्व में प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के तत्वाधान में वार्ताएं आयोजित की जा रही है। इन वार्ताओं में प्लास्टिक पैकेजिंग में बिस्फेनॉल A, BPA जैसे हानिकारक रसायनों के उपयोग का मुद्दा भी शामिल है। तमिलनाडु सरकार नीलगिरी तहर की आबादी का अनुमान लगाने के लिए एक सिंक्रोनाइज्ड सर्वेक्षण कर रही है। हाल ही में रैम्पेज मिसाइलों को भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।